Assalamu alaikum, my dear students. Today we are here to deliver the lecture number 3 on solutions and electrolytes, chapter number 7, which is the last chapter of your first year chemistry syllabus. बेटा आज के लेक्चर की इब्तिदा मैं एक और अहम टॉपिक के साथ कर रहा हूँ और वो है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। बेटा किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारने का दारोमदार 5 फैक्टर्स के ऊपर है। डिपेंड अपॉन 5 फैक्टर्स कि आप कंडक्टेंस कितना करा सकते हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से। वो 5 फैक्टर्स जो हैं पहले उनके नाम आपको बता दूं। सबसे पहला फैक्टर जिस पे इलेक्ट्रोकंडक्टेंस डिपेंड करता है दैट इज़ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा जितना सॉल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट होगा उतना कंडक्टेंस ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में से। जितना सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट कम करोगे यानी कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाओगे उतना कंडक्टेंस भी घटता चला जाएगा। सो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन के साथ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्रेटर द डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ग्रेटर विल बी द कंडक्टेंस एंड वाइस वर्सा। दूसरा फैक्टर है एब्सोल्यूट वेलोसिटीज ऑफ आयंस। जितना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस की रफ्तार ज़्यादा होगी, आयंस तेज़ दौड़ेंगे, उतना कंडक्टेंस सॉल्यूशन में बढ़ेगा। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटीज़ ऑफ आयंस के साथ भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। फास्टर द वेलोसिटीज़ ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन greater will be the electroconductance. Slower the velocities of ions in the solution, lesser will be the electric conductance. So conductance depends upon absolute velocities of ion by the direct relationship. तीसरा बेटा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के साथ भी कंडक्टेंस का रिलेशनशिप डायरेक्ट। जितनी आयंस की तादाद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी उतना कंडक्टेंस बढ़ेगा। जितनी आयंस की तादाद सॉल्यूशन में कम होगी उतना कंडक्टेंस घटेगा। यानी कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट फास्टर विल बी द कंडक्टेंस, मोर विल बी द कंडक्टेंस। लेसर द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन लेसर विल बी द कंडक्टेंस। चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ भी कंडक्टेंस का रिलेशनशिप डायरेक्ट। जितना सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा रखा जाएगा उतना कंडक्टेंस बढ़ेगा। जितना सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम रखोगे उतना कंडक्टेंस कम होगा। नॉर्मली हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस में तकरीबन 2 से 2.5% इजाफा होता है। सो बाय रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड द कंडक्टेंस इंक्रीज बाय 2 to 2.5%। तो टेम्परेचर के साथ भी कंडक्टेंस का रिलेशनशिप डायरेक्ट। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के साथ भी कंडक्टेंस का रिलेशनशिप डायरेक्ट। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन के साथ भी कंडक्टेंस का रिलेशनशिप डायरेक्ट। एब्सोल्यूट वेलोसिटीज ऑफ आयंस के साथ भी कंडक्टेंस का रिलेशनशिप डायरेक्ट। ये 4 फैक्टर्स डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं कंडक्टेंस को। जबकि 5वां जो फैक्टर है बेटा जी प्रेशर। प्रेशर कम ज़्यादा करने से कोई ख़ास फ़र्क कंडक्टेंस पे नहीं पड़ता। हाँ अलबत्ता प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ाने से कंडक्टेंस में मामूली सी कमी ज़रूर आती है। एक मिसाल आपकी किताब में लिखी हुई है जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखी है कि भाई एसिटिक एसिड वैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टेंस कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस करेगा, मगर इसके ऊपर आप प्रेशर तकरीबन 2000 एटमॉस्फेयर के करीब बढ़ा दो तो इसके कंडक्टेंस में कमी जो आएगी वो सिर्फ 0.6% तक आएगी उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। यानी प्रेशर नहीं हो, प्रेशर नॉर्मल हो, ऑर्डिनरी प्रेशर हो तो जितना कंडक्टेंस शो करेगा 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ा दो तो कंडक्टेंस में कमी सिर्फ 0.6% तक आती है। सो प्रेशर का दारोमदार, प्रेशर के ऊपर कंडक्टेंस का दारोमदार वैसे ही कम है। बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने से कंडक्टेंस में मामूली सी कमी आ सकती है। तो ये 5 फैक्टर्स मैंने आपको बताए। 5 में से 4 फैक्टर्स, पहले 4 फैक्टर्स कंडक्टेंस उन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। कौन कौन से 4 फैक्टर्स मैंने बताया? डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन मैंने बताया, एब्सोल्यूट वेलोसिटीज ऑफ आयंस मैंने बताया, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन मैंने बताया, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मैंने बताया। इन चारों फैक्टर के साथ कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना
ये चारों फैक्टर्स बढ़ेंगे उतना कंडक्टेंस बढ़ेगा, जितना ये चारों फैक्टर्स घटेंगे उतना कंडक्टेंस घटेगा। जबकि प्रेशर के साथ थोड़ा ही सही मगर इन्वर्स रिलेशनशिप है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ाने से कंडक्टेंस में मामूली सी कमी आएगी। तो बेटा आज के लेक्चर का पहला टॉपिक आपका कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये हमने कंप्लीट किया। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। Dear students, our next topic which I am going to discuss right now is the strength of acids and bases. बेटा एसिड्स और बेसिस के बारे में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ कंसेप्ट दिए। उसमें सबसे पहला कंसेप्ट आपका आर्हीनियस का दिया हुआ है कि आर्हीनियस के हिसाब से हर वो कंपाउंड, हर वो चीज़ जिसको वाटर में डिज़ोल्व करके उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए और वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करे, वो एसिड है। और दूसरी तरफ हर वो कंपाउंड, हर वो चीज़ जिसको पानी में डाल के डिज़ोल्व करो तो OH आयन रिलीज़ करती हो, वो बेस है। सो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, acids are all those chemical compounds which release H positive ions in their aqueous solution, while bases are all those chemical compounds which release OH negative ions in their aqueous solutions. अब जो एसिड ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा मिकदार में हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा उसको आप स्ट्रॉन्ग एसिड मानोगे, और जिस एसिड में से हाइड्रोजन आयन कम रिलीज होंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में उसको आप वीक एसिड तस्वर करोगे। इसी तरीके से जो बेस अपने एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा मिकदार में OH आयन रिलीज़ करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, और इसी तरीके से जो बेस कम मिकदार में, कम तादाद में OH आयन रिलीज़ करेगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में उसको आप वीक बेस तस्वर करोगे। तो बेटा आर्हीनियस के कंसेप्ट के हिसाब से किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ या वीकनेस का अंदाज़ा उसकी परसेंटेज डिसोसिएशन से या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से लगाया जा सकता है। अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन जिसको आप मैथमेटिकली लिखोगे तो कुछ अल्फ़ा की तरह, या आप समझ लो कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की तरह इसका सिंबल है, और ये फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्ड। अब ये रेशो है कि आपने पानी में कितने मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व किए उस कंपाउंड के और उनमें से कुल कितनी तादाद आयंस में टूटी। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि भाई हमने HCl के 10 मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व किए, 10 मॉलिक्यूल, और उनमें से तकरीबन 9 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए, 10 में से 9 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए, तो इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.9% हुई, 0.9 हुई। परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये 90% बनती है। तो बेटा ये जो रेशो है इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप उस कंपाउंड का परसेंटेज डिसोसिएशन मालूम कर सकते हो। तो आपकी किताब में HCl का परसेंटेज डिसोसिएशन दिया हुआ है, जो कि याद करना है आपने कि 90 से 95% तक वाटर में ये डिसोसिएट हो जाता है, आयंस रिलीज करता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में शुमार होगा। तो बेटा इस हिसाब से परसेंटेज डिसोसिएशन के हिसाब से एक टेबल भी बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेसिस का। वो टेबल आप देखो, परसेंटेज डिसोसिएशन HCl की अपने एक्वस सॉल्यूशन में 90 से 95%, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड भी 90 से 95% तक डिसोसिएट होता है एक्वस सॉल्यूशन में, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों की निस्बत कम डिसोसिएट हुआ, पहली स्टेज में 60%, दूसरी स्टेज में जाके कंप्लीट होगी इसकी, तो ये इन दोनों एसिड्स की निस्बत वीक एसिड तस्वर होगा। अच्छा, वीकनेसेस के हिसाब से H2S 0.1% डिसोसिएट हो रहा है, एसिटिक एसिड की परसेंटेज डिसोसिएशन 1.4 है, कार्बोनिक एसिड 0.17 है, तो ये कुछ वीक एसिड्स हैं, ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इसी तरीके से परसेंटेज डिसोसिएशन के हवाले से कुछ बेसिस लिखे हुए कि स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया 90 से 95% तक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ गया 90 से 95% तक, बैरियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट स्टेज में 71%, बाकी दूसरी स्टेज में। वीक बेसिस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि सिर्फ 1.4% तक डिसोसिएट होगा। तो जिन एसिड्स का परसेंटेज डिसोसिएशन हाई होगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाएंगे। बेटा एसिड्स बेसिस की स्ट्रेंथ के हवाले से एक और कंसेप्ट दो लोगों ने मिलकर दिया जिनके नाम लोरी और ब्रॉन्स्टेड थे, तो इस कंसेप्ट को आप लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट कहते हो। अब लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के हिसाब से वो तमाम एसिड्स
या वो तमाम बेसिस जिनके डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यूज, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा जाता है Ka के सिंबल से और बेसिस का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा जाता है Kb के सिंबल से। तो जो एसिड्स या जो बेसिस हाई वैल्यूज शो करेंगे Ka और Kb के डिसोसिएशन कांस्टेंट्स के, उनको आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेसिस तस्वर करोगे, और जिन एसिड्स या बेसिस के डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यूज लो होंगे, कम होंगे, उनको आप वीक एसिड्स या वीक बेसिस तस्वर करोगे। आपकी किताब में पेज नंबर 219 पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें कुछ एसिड्स के डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यूज गिवन है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए सहूलत के लिए कि भाई हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड जिसको आप कहते हो, उसका Ka वैल्यू 10⁻10 में, फॉर्मिक एसिड 10⁻4 में, एसिटिक एसिड 10⁻5 में और क्लोरो एसिटिक एसिड 10⁻3 में। तो बेटा 10 का पावर सबसे कम इसके पास है, ये इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाएगा। हैं तो चारों के चारों वीक, मगर निस्बतन जब रिलेशनशिप ड्राइव होगी तो भाई क्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फॉर्मिक एसिड, formic acid is more stronger than acetic acid and acetic acid is more stronger than hydrocyanic acid। तो इन चारों में सबसे वीक एसिड HCN कहलाएगा, दूसरे नंबर पर वीक एसिड एसिटिक एसिड है, उसके बाद वीकनेस इसकी है, और सबसे ज़्यादा इन चारों में जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ये है क्लोरो एसिटिक एसिड। तो इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू आपका क्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर हुआ एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो ये कंसेप्ट आपका लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट कहलाया। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए पीएच स्केल भी यूज़ होता है। पीएच स्केल की रेंज बेटा 0 से 14 तक, हर वो कंपाउंड जो इस पीएच स्केल पे 7 pH शो करता है उसको न्यूट्रल तस्वर किया जाता है, हर वो कंपाउंड जिसकी पीएच वैल्यू बिलो 7 होती है उसको एसिड कहते हैं, हर वो कंपाउंड जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर और 14 के दरमियान हो वो बेस कहलाता है। तो जिन एसिड्स की पीएच वैल्यूज बेटा 0 और 1 के करीब होंगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जैसे जैसे ये पीएच वैल्यूज 7 के करीब आती चली जाएंगी यानी 6 और 7 के दरमियान, तो एसिड वीक होता चला जाता है। इसी तरीके से जो बेस 7 और 8 के दरमियान पीएच शो करेगा उसको आप वीक बेस तस्वर करोगे, और जिस बेस की पीएच वैल्यू 13-14 के आसपास होगी उसको आप स्ट्रॉन्ग बेस तस्वर करोगे। तो एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ उनकी पीएच वैल्यू से भी निकाली जाती है। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस मालूम करने के कुछ कंसेप्ट्स थे, कुछ तरीके थे जिससे आप किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। ये आपका आज का नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। बेटा आपका अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको समझेगा, इसको समझ में आ गई ये चीज़ आपको, तो आगे फिर आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आया तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मैंने एक साथ समझाने की कोशिश की है आपको, इनको देखिएगा। चार डेफिनेशंस मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की आपके सामने लिखी हैं। सबसे पहली डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की, भाई ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करता हुआ दिखाई दे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आए, आप उसको ऑक्सीडेशन कहोगे। दूसरी जानिब कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता हुआ दिखाई दे तो वो रिडक्शन कहलाएगा। ये दोनों आपस में ऑपोजिट या रिवर्स प्रोसेस हैं। कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज करती हो तो ऑक्सीडेशन करेगी, कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करती हो तो रिडक्शन करेगी। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने के नतीजे में या तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या फिर नेगेटिव चार्ज घटेगा। देखें ए न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन निकाला +1 चार्ज, +1 वाले आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो +2 चार्ज, +2 वाले आयन से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो +3 चार्ज। तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रही है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने को कहते हैं भाई ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है।
अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को आप नेगेटिव चार्ज घटना भी कहते हैं, यानी बी एक -3 आयन है, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो -2 चार्ज आ गई, -2 वाले आयन से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो -1 चार्ज आ गई, -1 वाले आयन से एक और इलेक्ट्रॉन ले लो तो चार्ज खत्म हो गई, 0 हो गया। यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने से मुराद पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना भी है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने से मुराद नेगेटिव चार्ज का घटना भी है, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से दूसरी जानिब बी एक न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन गेन करता चला जाए, माइनस चार्ज बढ़ाएगा, माइनस चार्ज बढ़ती चली गई, हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कम होता चला गया। प्लस चार्ज बढ़ी, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, या माइनस चार्ज घटी तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, यहाँ पे माइनस चार्ज बढ़ती हुई दिखाई देगी तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। या फिर ऐसा कह लो कि एक +3 यानी ट्राई पॉजिटिव आयन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, +2 चार्ज रह गई, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन किया, +1 चार्ज रह गई, तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो चार्ज खत्म होके ये न्यूट्रल हो रहा है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करने के नतीजे में नेगेटिव चार्ज बढ़ती भी है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के नतीजे में पॉजिटिव चार्ज घटती भी है। दोनों सूरतों में आप कहोगे कि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। अब दो डेफिनेशंस तो ये हो गई। ये 2 डेफिनेशंस आपने अपनी इंटर की केमिस्ट्री में बारहा पढ़ी हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास तौर पे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, दूसरी जानिब रिमूवल या लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। मैंने बाकायदा मिसाल भी आपको दे दी कि भाई किसी भी एल्डिहाइड में आप ऑक्सीजन ऐड कराते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये एसिड एल्डिहाइड है, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो आपको एसिटिक एसिड मिला, कंडीशन रिएक्शन की पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ये कैटालाइटिक कंडीशन है। इसी तरीके से फिनोल में से आप बेंजीन बनाते हो, जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराते हो, रेड हॉट करते हो उसको, तो यहाँ से ये O जिंक के साथ मिलके जिंक ऑक्साइड बनाएगा और आपको बेंजीन मिलेगा। आपने फिनोल में से ऑक्सीजन रिमूव करा दिया, लूज किया फिनोल ने ऑक्सीजन, तो ये आपका रिडक्शन हुआ। इसी तरीके से बेटा oxidation means removal of hydrogen as well, reduction means addition of hydrogen as well। अब आप removal of hydrogen के तौर पे ये देखो कि भाई इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल, ये 2 हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना गए, पानी बन गया, और ये वाला बॉन्ड O और H के दरमियान जो शिफ्ट हुआ तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया, यानी इथेनॉल आपका कन्वर्ट हो गया इथेनल में, अल्कोहल कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में आपका, दिस इज इथेनल यानी एसिटाल्डिहाइड। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरी जानिब गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इथीन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किया कराया, निकल की प्रेजेंस में 300 डिग्री, ये सारे रिएक्शन आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हुए, तो आपको डबल बॉन्ड खोल के ये इथेन मिला। तो अल्कीन्स का अल्केन्स में कन्वर्ट होना बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। तो बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की 4 डेफिनेशंस विथ एग्जांपल मैंने आपको दी। अब याद रखिएगा, जब कभी भी कोई भी चीज़ ऑक्सीडेशन करती हुई दिखाई देगी तो एक उसी वक्त कोई दूसरी चीज़ रिडक्शन भी करेगी, यानी ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स में पहले 3 जो लेटर्स हैं RED, ये रिडक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, आखिरी जो 2 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स हैं OX, ये ऑक्सीडेशन के शॉर्ट फॉर्म है। यानी ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनमें आपको एक ही वक्त में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिखाई दे होती हुई, आप ऐसे रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस कहोगे। एक बेहतरीन मिसाल छोटी सी मैंने दी कि भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रोमीन मॉलिक्यूल में ऐड हुआ, दोनों आपस में मिले तो HBr मिला, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के 2 मोल मिले। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे न्यूट्रल था, ब्रोमीन यहाँ पे न्यूट्रल था, HBr की सूरत में ब्रोमीन -1, हाइड्रोजन +1। अब न्यूट्रल स्टेट से -1 चार्ज अगर Br ले रहा है तो ये रिडक्शन कर रहा है, और अगर न्यूट्रल स्टेट से हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। यानी एक ही वक्त में एक चीज़ रिड्यूस हुई, दूसरी चीज़ ऑक्सीडाइज हुई। तो ये एक सिंपल एग्जांपल आपको मैंने रिडॉक्स रिएक्शन का दिया। तो बेटा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, loss of electron, gain of electron, increase in oxidation number, decrease in oxidation number, addition of oxygen, removal of oxygen, removal of hydrogen, addition of hydrogen, ये 4 डेफिनेशन हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस में एक चीज़ ऑक्सीडेशन करेगी, दूसरी रिडक्शन करेगी। जो ऑक्सीडेशन हो करेगी उस पर पॉजिटिव चार्ज, और रिडक्शन करेगी उस पर नेगेटिव चार्ज। ये आपका अगला टॉपिक था। अब एक और टॉपिक पे बात होगी जो कि आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक होगा, वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर।
बेटा आज की डिस्कशन में सबसे ज़्यादा अहम टॉपिक जो कि तकरीबन हर साल बतौर एमसीक्यू आता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को कहते हैं कि वो ज़ाहिरी चार्ज, अपरेंट लफ्ज़ आपका अपीयर में से बना है, अपीयर मीन्स ज़ाहिर होना, तो अपरेंट मीन्स ज़ाहिरी। वो ज़ाहिरी चार्ज जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जो कि किसी भी एटम पे उस वक्त ज़ाहिर हो जब वो एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर कोई मॉलिक्यूल बनाता हो या कंपाउंड बनाता हो, तो वो चार्ज उस एटम की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। अब किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कैसे किया जाए, उसके लिए हम 7 रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल, किसी भी एटम के ऊपर या कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सिमिलर एटम से बने उस पर अप्लाई होगा। याद रखिएगा, कोई भी अकेला एटम या मॉलिक्यूल जो कि एक जैसे एटम से मिलके बना, उनके ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यूज़ हमेशा 0 होंगे। ये कार्बन का एटम ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन एटम ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन एटम ऑक्सीडेशन नंबर 0, नाइट्रोजन एटम ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसी तरीके से 2 हाइड्रोजन एटम मिले, मॉलिक्यूल बना, ऑक्सीडेशन नंबर 0। 2 ऑक्सीजन के साथ मिलके O2 बना, ऑक्सीडेशन नंबर 0। N2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0। सो मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ सिमिलर एटम्स शो 0 ऑक्सीडेशन नंबर एंड सिंगल एटम आल्सो शोज 0 ऑक्सीडेशन नंबर। इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। बेटा दूसरा रूल हम खास तौर पे पढ़ेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट के हवाले से। हाइड्रोजन ज़्यादातर अपने कंपाउंड्स में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये आपके सामने मिसालें लिखी हुई हैं। इन सारे कंपाउंड में हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आपको +1 नज़र आएगा। मगर आयोनिक हाइड्राइड्स जो कि हाइड्रोजन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन में इंटर के, उसमें आप देखोगे हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज बजाय +1 के -1 आना शुरू हो जाती है। सो इन केस ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बिकम्स -1। तीसरा रूल हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के हवाले से। ऑक्सीजन ज़्यादातर अपने कंपाउंड्स में -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ये तमाम की तमाम मिसालें आपके सामने लिखी हुई हैं। वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी हैवी वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन तमाम कंपाउंड्स में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 है। जब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 आता है तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स। जबकि कुछ कंपाउंड्स परऑक्साइड्स भी होते हैं। परऑक्साइड्स में एक ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड 2 ऑक्सीजन -2 तो 1 पे -1। सोडियम परऑक्साइड 2 ऑक्सीजन -2 तो 1 के ऊपर -1। बेटा सुपर ऑक्साइड्स नाम के जो कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के, उनमें ऑक्सीजन एटम ना -2 ना -1 बल्कि -12। तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में पोटेशियम +1, 2 ऑक्सीजन मिला के -1, इसका मतलब 1 ऑक्सीजन -12। एक कंपाउंड ऑक्सीजन का बेटा नेचर में ऐसा भी है जो कि वो फ्लोरीन के साथ बनाता है, और फ्लोरीन आपको पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का कंपाउंड बनता है F2O। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन ना -2 ना -1 ना -12 बल्कि +2 हो जाता है। तो ये वाहिद कंपाउंड नेचर में ऑक्सीजन का आपको मिलेगा डाइफ्लोरो ऑक्साइड या ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 भी नहीं है, -1 भी नहीं है, -12 भी नहीं, बल्कि +2 है। बेटा पांचवा रूल पीरियोडिक टेबल के 3 ग्रुप्स पे एक साथ अप्लाई हो रहा है, 1A, 2A और 3A। याद रखिएगा कि 1A यानी अल्कली मेटल्स हमेशा अपने कंपाउंड्स में +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमेशा अपने कंपाउंड में +2 और बोरॉन फैमिली ग्रुप 3A हमेशा अपने कंपाउंड्स में +3। अल्कली मेटल लिथियम में +1, सोडियम में +1, पोटेशियम में +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2A +2, कैल्शियम के ऊपर +2, मैग्नीशियम के ऊपर, ये बोरॉन फैमिली से एल्यूमिनियम में +3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो 1A वाले एलिमेंट्स +1, 2A वाले एलिमेंट्स +2, 3A वाले एलिमेंट्स +3। बेटा पांचवा रूल हम पढ़ रहे हैं हैलोजेंस के हवाले से, जिनका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के 7वें ग्रुप के साथ है। और याद रखना कि हैलोजेंस हमेशा अपने ऊपर चार्ज जो लेते हैं वो -1 लेते हैं। ये तमाम कंपाउंड्स आपके सामने हैं, मगर कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जहाँ हैलोजेंस माइनस की बजाय प्लस में शो करते हैं चार्ज। ये 4 कंपाउंड्स आपकी किताब में लिखे हुए हैं, आते भी इम्तिहान में। हाइपोक्लोरस एसिड में क्लोरीन का चार्ज +1 है, क्लोरस एसिड में क्लोरीन का चार्ज +3 है, क्लोरिक एसिड में क्लोरीन का चार्ज +5 है,
और पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन का चार्ज +7 है। क्यों है? ये रूल आपने जो पढ़े उनकी मदद से। ऑक्सीजन एक होता है -2, हाइड्रोजन एक होता है +1, -2 +1 का फर्क क्लोरीन पे +1। 2 ऑक्सीजन तो -4, हाइड्रोजन +1, -4 और +1 का फर्क क्लोरीन के ऊपर +3। 3 ऑक्सीजन तो -6, हाइड्रोजन +1, +1 -6 का फर्क क्लोरीन के ऊपर +5। इसी तरीके से -8 +1, इन दोनों का डिफरेंस क्लोरीन के ऊपर +7। तो ये 4 कंपाउंड्स ऐसे हैं जहाँ पर क्लोरीन जो कि हेलोजन एटम है वो बजाय -1 होने के +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। छठा रूल, अब ये सारी की सारी एग्जाम्पल आप देखते चले जाओ। हर कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सम आपको 0 मिलेगा। सोडियम क्लोराइड +1 -1 0, +2 -2 0, +2 -2 0, +3 -3 0। तो सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज 0। छठा रूल। सातवां रूल बेटा किसी भी आयन या रेडिकल पे अप्लाई होता है, और सातवां रूल कहता है कि कोई भी आयन या कोई भी रेडिकल जो चार्ज अपने ऊपर लिए बैठा है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन आयन ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोराइड आयन ऑक्सीडेशन नंबर -1, OH आयन ऑक्सीडेशन नंबर -1, कार्बोनेट आयन ऑक्सीडेशन नंबर -2, सल्फेट आयन ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो किसी भी आयन या रेडिकल पे जो चार्ज वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ये 7 रूल। अब ये 7 रूल अगर आपको समझ में आते हैं, अगर आपने ये सही तरीके से समझ लिए, याद कर लिए, तो कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए आपको और उस कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे मांगा जाए, आप मालूम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे मैंने ये पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट में पोटेशियम के लिए आपने रूल पढ़ा हुआ है, 1 का एलिमेंट है, 1 पोटेशियम +1 तो 2 के ऊपर +2। ऑक्सीजन के लिए रूल आपने पढ़ा हुआ है कि 1 ऑक्सीजन -2 तो 7 मिला के -14। अब +2 अगर 2 पोटेशियम पे है, -14 अगर 7 ऑक्सीजन पर है, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 CR के ऊपर चार्ज आ जाएगा +12, क्योंकि आपने रूल पढ़ा कि भाई प्लस और माइनस चार्जेस हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो -14 + 12 का डिफरेंस +12 आया, -14 + 2 का डिफरेंस +12 आया, जो कि 2 CR के ऊपर आया। अगर 2 CR + 12 है तो 1 CR + 6 हुआ। इसी तरीके से फॉस्फोरिक एसिड में बेटा 4 ऑक्सीजन -8, 3 हाइड्रोजन +3 और -8 का फर्क फॉस्फोरस के ऊपर +5 आएगा। तो यहाँ पर P यानी फॉस्फोरस शोज +5 ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फ्यूरिक एसिड है, 2 हाइड्रोजन +2, सल्फर अननोन है, अगर 4 ऑक्सीजन -8 तो सम ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर 0। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ये -8, 0 के इस तरफ जाके +8, +2 इधर आके -2, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +6 आएगा। तो इस तरह कोई सा भी एलिमेंट आपको दे दें, कोई भी कंपाउंड आपको दे दें और उसमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछें, तो अगर ये आपको रूल्स याद हैं तो आप उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बाय यूजिंग दीज रूल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक अहम तरीन टॉपिक है चैप्टर 7 में, जो कि तकरीबन हर साल इसमें से MCQs निकाला जाता है, दिया जाता है। सो बेटा इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, पढ़िएगा, और इन्हीं कंपाउंड में से ज़्यादातर कोई ना कोई कंपाउंड आता है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपको मालूम करना होता है। सो बेटा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 4 में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।